नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एच.एल. सैनी और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल गुरु एच.एल. सैनी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम एम्पलीफायर के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम पर तक जो अलग अलग प्रकार के फीडबैक थे, फीडबैक के बारे में चर्चा कर ली थी। कौन कौन से कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, ये वाली बात कर ली थी। एम्पलीफायर होता क्या है ये हमने जान लिया था। गेन क्या होता है, ये छोटी मोटी बातें हमने सारी कर ली थी। आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायरों का वर्गीकरण, एम्पलीफायरों के प्रकार। तो डालिए टॉपिक का नाम कि एम्पलीफायरों का वर्गीकरण या एम्पलीफायर के प्रकार। तो अपनी कॉपी में थोड़ा सा ठीक ठाक सा लिखना है चीज़, क्योंकि थोड़ा सा लंबा बनेगा ये। तो एम्पलीफायर के प्रकार, तो देखो एम्पलीफायर के यदि प्रकार में मैं बात करूंगा तो दोस्तों एम्पलीफायर के प्रकार में सबसे पहले मेरी चर्चा रहेगी, वो चर्चा रहेगी अभिविन्यास के आधार पर। एम्पलीफायर किसके आधार पर? अभिविन्यास के आधार पर। अभिविन्यास के आधार पर किसका प्रकार की बात कर रहा हूँ? एम्पलीफायर के प्रकार की। तो भैया हमारे पास में कितने प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं? 3 प्रकार के। तो एम्पलीफायर बन कितने प्रकार के सकते हैं? 3 ही प्रकार के। लेकिन सबसे ज़्यादा काम में कौन सा लेते हैं? कॉमन एमिटर, जिसकी चर्चा मैंने पिछले लेक्चर में भी आपके साथ में की थी। हाँ, तो अभिविन्यास के आधार पर जो एम्पलीफायर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? CB कॉमन बेस एम्पलीफायर हो जाएगा एक। तो आप लोगों को मैंने जब ट्रांजिस्टर पढ़ाया था तब ये बात लिखा भी चुका हूँ कि CB एम्पलीफायर का उपयोग तभी करते हैं जब हमें उच्च बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है ना। तो लार्ज बैंडविड्थ के लिए, लार्ज बैंडविड्थ प्राप्त करने के लिए कौन सा काम में लेते हैं? CB कॉन्फ़िगरेशन काम में लेते हैं। वहाँ डिटेल में सारी बातें लिखाई हुई है कि इसकी इनपुट प्रतिबाधा कम होती है और आउटपुट प्रतिबाधा अधिक होती है। धारा लाभ 1 से कम होता है और इसके द्वारा 0 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रदान किया जाता है और इसके द्वारा लार्ज बैंडविड्थ प्राप्त की जाती है। तो एक ही चीज़ को 20 बार लिखाने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का जब वहाँ पढ़ोगे तो ये जो बातें हम एम्पलीफायर की करते हैं सारी मैं वहाँ लिखा चुका हूँ। अब तो जस्ट यहाँ याद दिला रहा हूँ कि CB का कॉमन बेस का एम्पलीफायर के रूप में उपयोग सिर्फ तभी करते हैं जब हमें अधिक बैंड चौड़ाई की आवश्यकता होती है। लार्ज का मतलब अधिक और बैंड चौड़ाई का मतलब बैंड चौड़ाई। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा हम कर चुके हैं। तीनों कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में पढ़े हैं। 1.5 घंटे की क्लास ली है आपको यूट्यूब पर मैंने, कॉमन बेस की भी, कॉमन एमिटर की भी और कॉमन कलेक्टर की भी। तो कृपया करके जिन दोस्तों ने नहीं पढ़ा है एक बार ट्रांजिस्टर टॉपिक को डालना अपने चैनल पर। अब देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कॉमन बेस का अलग है, कॉमन एमिटर का अलग वीडियो और कॉमन कलेक्टर का अलग वीडियो है। तो इसकी सारी बातें मैंने याद दिला दी कि इसकी इनपुट प्रतिबाधा कम, आउटपुट प्रतिबाधा अधिक, धारा लाभ 1 से कम होता है और 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है और लार्ज बैंड चौड़ाई के लिए इस कॉन्फ़िगरेशन को काम में लेते हैं। फिर दूसरा पढ़ा था CE एम्पलीफायर। तो CE जो एम्पलीफायर है, कॉमन एमिटर जो एम्पलीफायर है दोस्तों, हमने बोला था कि वास्तविकता में एम्पलीफायर के रूप में जो कॉन्फ़िगरेशन काम में आता है वो कौन सा आता है? कॉमन एमिटर ही आता है। क्यों? धारा लाभ 1 से ज़्यादा, वोल्टेज लाभ 1 से ज़्यादा, शक्ति लाभ 1 से ज़्यादा, और क्या बताया था आप लोगों को मैंने कि ये 180 डिग्री का फेज शिफ्ट प्रदान करता है। ठीक है ना। तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको लिखाया है। और तीसरा CC एम्पलीफायर। और दोस्तों जो CC एम्पलीफायर होता है, इस CC एम्पलीफायर मतलब कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस का उपयोग एम्पलीफायर के रूप में करते बहुत कम है, सिर्फ किसी विशेष कार्य के लिए। जैसे कि CB कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग केवल कब करेंगे? जब लार्ज बैंड चौड़ाई चाहिए और जहाँ पर हमें इम्पीडेंस को मैच कराना होता है वहाँ पर कॉमन कलेक्टर।
सिर्फ दो पर्पज़ के लिए, दो अलग पर्पज़ है ना विशेष, इनके लिए कौन सा काम में लेते हैं, सीबी और सीसी एम्पलीफायर, बाकी सभी काम के लिए कॉमन एमीटर। तभी तो बोला हूँ कि 100 में से 90% टाइम पर जो कॉन्फ़िगरेशन काम में आता है वो कौन सा आता है, कॉमन एमीटर काम में आता है। इसलिए मैंने देखो डैश छोड़ दिया क्योंकि इसके उपयोग बहुत ज़्यादा है। इस वाले का बेचारे का उपयोग केवल लार्ज बैंड चौड़ाई के लिए, और इसका उपयोग केवल और केवल इम्पीडेंस मैचिंग के लिए किया। अरे बेटा ये हिंदी इंग्लिश एक ही होता है, इसमें और क्या होता है, इम्पीडेंस मैचिंग को इम्पीडेंस ही मैचिंग बोलोगे। ज़्यादा हिंदी लिखनी है तो प्रतिबाधा मिलान लिख लो। तो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर और लार्ज बैंड विड्थ के लिए कॉमन बेस एम्पलीफायर, बाकी अन्य सभी पर्पज़ के लिए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर काम में लेते हैं। दोस्तों कॉमन कलेक्टर की एक खास बात बताई थी मैंने कि इनपुट प्रतिबाधा उच्च और आउटपुट प्रतिबाधा निम्न होती है। इसका जो धारा लाभ होता है वो एक से ज़्यादा होता है, क्लियर है कि नहीं है, लेकिन इसका जो वोल्टेज लाभ होता है वो एक के समीप होता है। इसलिए कभी कभार कॉमन कलेक्टर के बारे में फिर से लिख देता हूँ कि इसका जो वोल्टेज लाभ होता है वो लगभग क्या होता है, एक के समीप, और कॉमन बेस का क्या होता है, लगभग धारा लाभ एक के समीप होता है। 0.9 से 0.99 बताया था कि नहीं, इसलिए इसे तो क्या कहा जाता है, करंट बफर कहते हैं कि नहीं कहते हैं, हाँ या ना, पढ़ाया हुआ है, ट्रांजिस्टर वाला वीडियो देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर वोल्टेज का मान लगभग 1 होता है, इसलिए इसे कभी कभार क्या कह देते हैं, वोल्टेज बफर, या इसी का एक दूसरा और नाम है जो एग्जामों में ज़्यादा पूछा जाता है, इसे कहा जाता है एमीटर फॉलोवर। क्या कहते हैं इसे, एमीटर फॉलोवर। दोस्त हिंदी इंग्लिश इसमें कुछ भी नहीं है, दोनों शब्दों को लिख लो, मैं अभी मिटाऊंगा। कि सीबी वाली लाइन तो आप लिखो मत, ये मैं आपको वहाँ लिखा चुका हूँ कि सीबी एम्पलीफायर का धारा लाभ 0.9 से 0.99 मतलब 1 के समीप, इसलिए सीबी एम्पलीफायर को करंट बफर, क्यों, क्योंकि धारा लगभग नियत होती है तो बफर सेम ही चीज़ रखता है। बफर में 0 देते हैं तो 0 रहता है और 1 देते हैं तो 1 रहता है, इसलिए लगभग किसका मान समान है, धारा का, इसलिए क्या कहा जाता है, करंट बफर। किसको, कॉमन बेस एम्पलीफायर। सीसी में किसका मान लगभग 1 होता है, वोल्टेज का, वोल्टेज लाभ का, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, वोल्टेज बफर, या इसका दूसरा नाम क्या होता है, एमीटर फॉलोवर। ये एग्जाम की दृष्टि से स्टेटमेंट ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है ना। अब इन दोनों बातों को मैं मिटाऊंगा, यदि आपने नहीं लिखी है तो या तो लिखो या फिर स्क्रीनशॉट करें, तो जो भी करना है करो, ठीक है। हाँ हो गया सभी लोगों का ये वाली बातें, हाँ जी। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ, बाकी को ऐसे कैसे रहने देता हूँ। सर इसके आगे डैश क्यों मार दिया, डैश का मतलब ये है कि इसके उपयोग ही अनंत है। क्यों, सिर्फ 2 जगह ये काम में आता है, बाकी सभी जगह। तो ये लार्ज बैंडविड्थ और इम्पीडेंस मैचिंग के अलावा अन्य सभी जगह कौन सा एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर, ठीक है। ये तो किसके आधार पर था, अभिविन्यास के आधार पर था। अगला है वो किसके आधार पर बात करूंगा, आउटपुट के आधार पर। अब बात करते हैं कि सर आउटपुट में क्या मिल सकता है, धारा मिल सकती है, वोल्टेज मिल सकता है, शक्ति मिल सकती है। तो आउटपुट में 3 चीज़ संभव है, इसलिए वोल्टेज एम्पलीफायर, धारा एम्पलीफायर और शक्ति एम्पलीफायर या पावर एम्पलीफायर लिख लो। तो इसके भी कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, लिखो तीनों के नाम। एक होता है वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर, दूसरा वाला होता है धारा एम्पलीफायर, और तीसरा वाला कौन सा होता है, शक्ति की जगह शब्द है पावर एम्पलीफायर लिखो तो ज़्यादा उचित है ना, पावर एम्पलीफायर। इन शब्दों से भी कुछ क्लियरिटी आ रही होगी कि वह एम्पलीफायर जो इनपुट वोल्टेज या दुर्लभ या कमज़ोर वोल्टेज सिग्नल को बढ़ाने का काम करता है, क्या कहलाएगा, वोल्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। वोल्टेज एम्पलीफायर को हम कभी कभार
स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर भी कहते हैं, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर भी कहते हैं। स्मॉल सिग्नल क्यों है? क्योंकि कमज़ोर वोल्टेज सिग्नल है, इसलिए कभी कभार इसे स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर भी कहते हैं। और स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर में प्रवर्धन गुणांक का मान क्या रखते हैं? ज़्यादा, मतलब बीटा का मान यहाँ पर क्या रखा जाएगा? ज़्यादा रखा जाएगा। ठीक है, हाँ जी। और दूसरी बात है धारा एम्पलीफायर, मतलब करंट एम्पलीफायर। और करंट एम्पलीफायर क्या करता है कि निवेशी इनपुट धारा या वोल्टेज को क्या करता है? एम्पलीफाई करने का कार्य करता है। निवेशी इनपुट धारा या वोल्टेज की किसको एम्पलीफाई करता है? धारा को बढ़ाने का काम करता है। कौन मेरे दोस्तों? धारा एम्पलीफायर। और ये क्या करता है दोस्तों? पावर एम्पलीफायर। ये हमारे जो भी संकेत दे रहे हैं उनकी आउटपुट शक्ति को बढ़ाता है। कैसे? आप जानते हो कि कोई भी संकेत देंगे लास्ट में जाके उसकी पावर क्या पड़ जाती है? कमज़ोर। तो किसी भी एम्पलीफायर की सबसे लास्ट की स्टेज होती है, वो कौन सा एम्पलीफायर होता है? पावर एम्पलीफायर होता है। इसलिए पावर का मतलब लार्ज, इसलिए इसे कभी कभार क्या कहा जाता है? लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। लार्ज का मतलब होता है वृहद और स्मॉल का मतलब होता है लघु। तो हिंदी में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? लघु सिग्नल एम्पलीफायर। और ये कौन सा हो जाएगा? वृहद, मतलब बड़ा, लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये दो बातें हैं, एक वोल्टेज एम्पलीफायर, दूसरा करंट एम्पलीफायर और तीसरा पावर एम्पलीफायर। किसके आधार पर हैं ये किसके आधार पर हैं? आउटपुट के आधार पर। अगर मैं इनपुट के आधार पर बात करूं तो इनपुट के आधार पर यही होते हैं कि या तो सिग्नल कैसा दिया जाए? स्मॉल, या सिग्नल दिया जाए लार्ज। इसलिए इसी बात को फिर से लिख देता हूं कि एक होता है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर नहीं लिख पाते हो तो हिंदी में लिख लेना लघु संकेत प्रवर्धक। और दूसरा वाला कौन सा होता है? लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। और लार्ज का मतलब क्या होता है दोस्तों? वृहद संकेत प्रवर्धक। क्या होता है दोस्तों? वृहद संकेत प्रवर्धक। अंग्रेजी में बोले तो लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर और स्मॉल सिग्नल। दो प्रकार के संकेत दिए जा सकते हैं, पहला हो सकता है स्मॉल और दूसरा वाला हो सकता है लार्ज। तो अब आपको पता भी लग गया कि वोल्टेज एम्पलीफायर क्या है? स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है। और पावर एम्पलीफायर कौन सा है? लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। दो बार पूछ ली ये वाली बात कि वोल्टेज एम्पलीफायर कौन सा है तो स्मॉल सिग्नल, पावर एम्पलीफायर कौन सा है तो लार्ज सिग्नल। हाँ या ना? बातों में बात हो रही है कि नहीं हो रही है पूरी? हाँ जी। अब बात करते हैं कपलिंग के आधार पर। गुरुजी कितने प्रकार लिखाओगे? बावड़े करोगे क्या? तो लिखते जाओ। कपलिंग के आधार पर। कपलिंग का मतलब होता है दोस्तों जोड़ना। सर किसको जोड़ना? वो फेविकोल ले आते हैं, जोड़ने का काम तो उससे भी कर सकते हैं। हाँ, आजकल ऐड भी आता है ना उसका, आप बहुत देखते हो, फेविकोल का, रिस्कार, ये वो जूते उते फटने वाला ऐड देता है। हाँ, तो कपलिंग का मतलब ये होता है कि एक एम्पलीफायर का आउटपुट को दूसरे से जोड़ना। तो एक का आउटपुट दूसरे से कैसा जोड़ा जाए, तो इसे जोड़ने के अलग अलग तरीके हैं। सर जोड़ने की ज़रूरत क्या पड़ रही है? क्योंकि मान लो एक से संकेत कम मिला और उतना ही दूसरे से मिल जाएगा, दोनों के गुणनफल से ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा। अर्थात हमें अगर संकेतों को ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना है, मैं बोलूँ कि हेलो, तो हेलो या फिर और तेज़ आवाज़ लेके आनी है तो एक से ज़्यादा एम्पलीफायर जोड़ने पड़ेंगे। तो एक से ज़्यादा एम्पलीफायर जोड़ने के लिए एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम करेगा कि नहीं करेगा? जैसे कि मैं किताब दूँ आपको और आपको पहुँचानी है अगले वाले को, तो मेरा आउटपुट आप हो इनपुट और आपका आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का ही तो काम करेगा। अरे एक का आउटपुट दूसरे को देना कहलाता है कपलिंग। कपलिंग होगी, दोनों के बीच में संयोजन होगा, युग्मन होगा। तो कपलिंग के आधार पर देखो,
कपलिंग के आधार पर वैसे कितने टाइप होते हैं? 4। कि कौन सी कपलिंग? आरसी कपल्ड, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का मतलब ये हो गया कि एक एम्पलीफायर के आउटपुट को दूसरे एम्पलीफायर के इनपुट पर देने के लिए हम प्रतिरोध और संधारित्र काम में लेते हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी? आरसी कपल्ड का मतलब जोड़ना है, कपलिंग, हाँ या ना। और जब इसमें कुछ कमी दिखी, हालांकि आरसी कपल्ड जो एम्पलीफायर होता है वो सबसे सस्ता होता है, ओके, लेकिन इसमें डिस्टॉर्शन ज़्यादा होता है, जो संकेत है उसमें अनावश्यक आवाज़ आती है, इसलिए एल आर के स्थान पर क्या काम में लिया? एल। तो ये कौन सा बन गया? एल सी कपल्ड एम्पलीफायर। और जिनमें कपलिंग के लिए हम क्या काम में लेते हैं? एक से दूसरे को देने के लिए ट्रांसफॉर्मर। तो इसे क्या कहते हैं हम? T/F का मतलब है ट्रांसफॉर्मर, कपल्ड एम्पलीफायर। अगर चौथे की मैं बात करूं तो जिसमें किसी प्रकार की कोई कपलिंग नहीं होती है, मतलब एक का आउटपुट दूसरा सीधे को दे दिया जाए, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग। हेल्पर 2018 का पेपर आज घर पे जाकर के देखना, उन्होंने पूछा था कि कौन सी कपलिंग सबसे अच्छी होती है, तो जवाब क्या लगाना था? डायरेक्ट कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग में किसी प्रकार के संकेतों का कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है। ये कपलिंग है, इसका विकास सबसे बाद में हुआ है। ये जो डायरेक्ट कपलिंग है, सीधा कपलिंग, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट पर देना, ये वाली चीज़ नहीं। गुरुजी बावड़े थोड़ी थे अपने सारे वैज्ञानिक, सीधे जोड़ के देख लेते सबसे पहले, नहीं, डायरेक्ट कपलिंग का विकास सबसे अंत में हुआ है। ये सबसे विश्वसनीय है और इसमें सबसे कम डिस्टॉर्शन होता है, संकेत पूरे सही जाते हैं। तो सभी कपलिंग में पूछे कि सबसे अच्छी कौन सी? डायरेक्ट कपलिंग। सबसे सस्ती कौन सी? तो आरसी कपल्ड, ओके, हाँ या ना। बात खोपड़ी में चढ़ रही है कि नहीं चढ़ रही है? चढ़ेगी धीरे धीरे। वो बोलते हैं ना कि नशा भी तो धीरे धीरे होता है ना, तो वो वाली बात है। और बात करें ऑपरेशन के आधार पर, ठीक है, किसके आधार पर? ऑपरेशन के आधार पर। ऑपरेशन के आधार पर कई सारे प्रकार होते हैं, जिनको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है वो मैं बोलता हूँ, वो छाप लेना। तो आप लोगों ने सुना होगा क्लास ए एम्पलीफायर, सुना है कभी नाम? हाँ या ना? सुना होगा क्लास बी एम्पलीफायर। फिर यहाँ लिख देता हूँ बाकी वाले को, क्लास ए बी एम्पलीफायर। और एक सुना होगा क्लास सी एम्पलीफायर। और यहीं पर आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा पुश-पुल एम्पलीफायर और कॉम्प्लीमेंट्री पुश-पुल एम्पलीफायर। टेक्निकल हेल्पर 2018 में पूछा गया था कॉम्प्लीमेंट्री पुश-पुल एम्पलीफायर क्या होता है। तो यूं मत समझ लेना कि क्वेश्चन नहीं आए हैं मेरे भाई, जो आए हैं इसलिए मैं क्वेश्चन भी बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन आया है। तो तुमको यही ज्ञान नहीं, इससे आगे का भी चाहिए। पुश-पुल एम्पलीफायर भी होता है एक, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री पुश-पुल एम्पलीफायर। तो ध्यान रखो, कॉम्प्लीमेंट्री वाले से क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में पुट किया गया है, तो वो पता होना चाहिए। अभी एक प्रकार और होता है लेकिन जगह नहीं है बोर्ड में, वो होता है आवृत्ति के आधार पर। कि एक होता है जो हमारे कान सुन सकते हैं, कौन सी आवृत्ति? ऑडियो, तो उसे बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। और एक होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, और एक होता है वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, और तीसरा चौथा नंबर का कौन सा हो जाएगा इनका बीच का मतलब? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। जिन लोगों ने छाप लिया बेहतर बात है, नहीं छापा है टेक है स्क्रीनशॉट, ठीक है। कई लोगों को बोल रहा है गुरुजी मारोगे क्या, इतना पढ़ेंगे तो बावड़ा नहीं हो जाएंगे।
इतना ही ज्ञान इकट्ठा कर लेता तो बीटेक नहीं कर लेते। मैं क्या करूं, मजबूरी है कि सारी बातें बतानी पड़ती है। क्यों? कपलिंग का क्वेश्चन आ गया कई बार, कॉम्प्लीमेंट्री पुश-पुल एम्पलीफायर का क्वेश्चन आ गया, फिर बोलोगे गुरुजी हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही है। तो देखो इन तीनों को तो हम पढ़ेंगे नहीं। क्यों नहीं पढ़ेंगे? पढ़ा दिया यार, सही है कि नहीं है। अब पढ़ेंगे कौन सा? वोल्टेज, करंट और शक्ति। टेंशन मत लो, दो दो लाइन के हैं, पेट दर्द कतई नहीं होगा। ये जो है ना, ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी सी, ये सारे पावर एम्पलीफायर्स के टाइप है। पुश-पुल एम्पलीफायर, कॉम्प्लीमेंट्री पुश-पुल एम्पलीफायर, ये पावर एम्पलीफायर के ही टाइप है। कपलिंग में तो एक एक वर्ड बोल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये 20 मिनट का कार्य है, 20 मिनट में सारे एम्पलीफायर हो जाएंगे। तो कृपया करके एक बार छापो, और छाप लिया हो तो मिटाओ, ठीक है। चलो अब समाचार विस्तार से बोलते हैं कि पहले हेडलाइंस आती हैं समाचार सुनते समय, उसके बाद में कहते हैं कि हाँ भाई अब मामला पेचीदा हो रहा है, तो अब थोड़ी सी चीज़ विस्तार में होनी चाहिए। देखो चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे तो सीख जाओगे। रे भगवान मैं कैसे सीखूंगा? तो फिर भगवान ही सीखेगा, तुमको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अपनी सोच की वजह से अपन में से कलेक्टर बनता है, और अपनी सोच की वजह से अपन में से चपरासी भी नहीं बनता है। सही है। तो जैसे तुम्हारे मन की सोच वैसा तुम्हारा कार्य। तो सबसे पहले अब पढ़ेंगे हम वोल्टेज एम्पलीफायर, क्योंकि वो तीनों को तो जान लिया था। अब मोटे मोटे पकड़ लेते हैं जो हमारे काम में आएंगे। वोल्टेज एम्पलीफायर, सब में दो चार लाइनें सुनोगे तो तुमको भी अच्छी फीलिंग आएगी, मुझे तो आ ही रही है पहले से ही, ठीक है। तो वोल्टेज एम्पलीफायर क्या है, किस बला का नाम है? तो दोस्तों कि जो एम्पलीफायर कमज़ोर वोल्टेज संकेतों को बढ़ाने का काम करता है, क्या कहलाता है? वोल्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। वोल्टेज एम्पलीफायर को स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर भी कहते हैं, अर्थात लघु संकेत प्रवर्धक भी इसे कहा जाता है। और वोल्टेज जो एम्पलीफायर है, इस वोल्टेज एम्पलीफायर में हम प्रवर्धन गुणांक का मान क्या लेते हैं? ज़्यादा लेते हैं। देखो दोस्त, मैंने आपको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही ज़्यादा काम में आता है, तो नो डाउट उसका धारा लाभ क्या होता है? बीटा। और मैंने बोला था कि इसका मान कितना होता है? 20 से लेकर के 500। तो दोस्त इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं हम। एक होता है 20 से 50, कि जब बीटा का मान 20 से 50 होता है वो किसके लिए काम में आता है? पावर एम्पलीफायर के लिए। किसके लिए काम में लेते हैं? पावर एम्पलीफायर के लिए काम में लेते हैं। और बीटा का मान 50 से 200 होता है, वो किसके लिए काम में लिया जाता है? वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए काम में लिया जाता है। और 200 से अधिक जो बीटा का मान होता है वो होता है हमारा क्या, कि कैस्केडेड, जिसमें एक से अधिक एम्पलीफायर जुड़ते हैं, उनके लिए काम में लेते हैं। तो मुझे बताओ पावर एम्पलीफायर की तुलना में यहाँ प्रवर्धन गुणांक का मान क्या है? ज़्यादा है कि नहीं है? तो वो स्टेटमेंट मैं यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, तो लिखो इस बात को फटाफट से। देखो आप तसल्ली रखोगे तो सब कुछ बताऊंगा, हड़बड़ाहट करोगे तो जल्दी करोगे सर सिलेबस कराओ, तो आप जानते हो कि मैं 2 दिन में भी पूरा करा सकता हूँ, और आपको फीलिंग भी नहीं आएगी कि गुरुजी ने क्या छोड़ दिया, ठीक है ना। तो लिखो कि वह एम्पलीफायर जो कमजोर का मतलब वीक या दुर्लभ नहीं, दुर्बल है ना, कि वह एम्पलीफायर जो कमजोर या दुर्बल संकेतों को, दुर्बल वोल्टेज संकेतों को बढ़ाने का कार्य करता है, कॉमा क्या कहलाता है? वोल्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। वोल्टेज एम्पलीफायर कहलाता है। सही बात तो यह है कि सिर्फ ये वोल्टेज को ही नहीं बढ़ाता है,
थोड़ी बहुत पावर को भी बढ़ाता है, लेकिन उससे ज़्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। क्या बोला मैंने? पढ़ते यही हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है कि ये कमज़ोर वोल्टेज संकेतों को बढ़ाता है, लेकिन वोल्टेज के साथ साथ कुछ मात्रा में इस पूरे संकेतों की शक्ति को भी बढ़ाता है, लेकिन शक्ति थोड़ी कम बढ़ाता मेनली किसको? उसमें से वोल्टेज को, क्योंकि तुम जानते हो कि P बराबर V इंटू आई होता है। तो वोल्टेज बढ़ा रहा है, इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से शक्ति वाले संकेत भी बढ़ रहे हैं ना। अगली लाइन से लिखो, वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए, वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए दोस्त, आप अगर जेई तक की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये अगर ये मैटर पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी तुम्हारे मन की इच्छा, कुछ भी पढ़ते रहो, क्योंकि इससे तुम ज़्यादा पढ़ोगे तो हर बार नया क्वेश्चन मिलेगा, और वो एक आध क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा ही कवर नहीं होते हैं। फिर उसके लिए तो तुम डिटेल में पढ़ो, 1000 पेज की कॉपी एम्पलीफायर के लिए। तो जो बताता हूँ उतना पढ़ोगे तो तुम्हें ITI लेवल की नहीं, डिप्लोमा लेवल तक का भी कोई क्वेश्चन होगा ना, 100% कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा विश्वास दिलाने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। विश्वास करना आपकी जिम्मेदारी, नहीं करना आपकी जिम्मेदारी। ओके, हाँ जी। वोल्टेज एम्पलीफायर, अब विश्वास तब करो ना, वो बोलते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। पिछले सालों के पेपर देखो, और यदि नहीं हो पाते हैं तो फिर बताओ कि सर नहीं हो पा रहे हैं। हाँ जी, वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए प्रवर्धन गुणांक, और तुम जानते हो कि आदतन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन काम में लेते हैं? कॉमन एमिटर। तो प्रवर्धन गुणांक की भी बात करेंगे तो बात किसकी कर रहा होगा? ये बीटा की ही बात कर रहा होगा। प्रवर्धन गुणांक का मान उच्च, अगर उच्च में भी बात लिखना चाहे तो बीटा की वैल्यू कितनी होती है? 50 से 200। ठीक है, उच्च होता है, क्योंकि कई बच्चे यूँ सोचते सर अल्फा भी तो ले सकते थे, सर गामा भी तो ले सकते थे। नहीं, क्योंकि मैंने बोला भी बार बार आप लोगों से कि सबसे ज़्यादा काम में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन? कॉमन एमिटर, और कॉमन एमिटर का धारा लाभ क्या? बीटा। ठीक है, तो 50 से लेकर के कितना आएगा? 200। नहीं, ये किसके लिए? वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए 50 से 200 है। मैंने रेंज बताया 200 से 500, तो 20 से 50 तक किसके लिए? पावर एम्पलीफायर के लिए। 50 से 200 किसके लिए? वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए। और 200 से अधिक इंटरमीडिएट या कैस्केड एम्पलीफायर के लिए काम में लेते हैं, है ना। तो कोई कंफ्यूज मत होना, वोल्टेज एम्पलीफायर के लिए प्रवर्धन गुणांक का मान उच्च होता है। दूसरी बात, इसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर भी कहते हैं। लिखो, वोल्टेज एम्पलीफायर को, वोल्टेज एम्पलीफायर को लघु संकेत प्रवर्धक, लघु संकेत प्रवर्धक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर, स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 लाइनें किसके लिए काम में के उपयोगी हैं? वोल्टेज एम्पलीफायर की है। तो कमज़ोर वोल्टेज संकेतों को बढ़ाता कौन है? वोल्टेज एम्पलीफायर बढ़ाता है। एक शब्द धारा एम्पलीफायर, हालांकि तुम पढ़ते बहुत कम हो धारा एम्पलीफायर, तो हम जो सप्लाई देते हैं ना, तो उस इनपुट की धारा और वोल्टेज को जो बढ़ाने का काम करता है, अर्थात इनपुट की धारा वोल्टेज है और आउटपुट में उसकी धारा को बढ़ाने का काम करे, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? करंट एम्पलीफायर। अर्थात निवेशी धारा संकेतों को बढ़ाने का जो एम्पलीफायर काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? करंट एम्पलीफायर। तो उसकी एक लाइन ऐसे ही लिख लो डायरेक्ट ही, फालतू में टॉपिक डालने की जरूरत नहीं है। तो लिखो, वह एम्पलीफायर जो निवेशी संकेतों की धारा को बढ़ाने का कार्य करता है, कॉमा क्या कहलाएगा? धारा एम्पलीफायर।
ओके ना। तो दो चीज़ जान ली हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर है, प्रवर्धन गुणांक का मान यहाँ पर ज़्यादा होता है। और करंट एम्पलीफायर क्या होता है कि जो हम निवेशी इनपुट संकेत देंगे ना, जो भी उसमें से किसको बढ़ाता है, केवल धारा को बढ़ाने का काम करता है। कौन? करंट एम्पलीफायर। करंट एम्पलीफायर के बारे में आप कहीं पर भी, क्या हम भी ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, इसलिए सिर्फ एक ही शब्द से काम चला लेते हैं। मेनली पढ़ते कौन से हैं? पावर एम्पलीफायर एंड वोल्टेज एम्पलीफायर। पक्की बात? आगे बढ़े? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, साइड में हो गया हूँ मैं, आगे बढ़ जाए। चल, स्क्रीनशॉट लेने में 2-4 दिन नहीं लगते भाई। कई लोग बोलते हैं सर स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पाते हो, तो फिर जिंदगी में क्या ले पाते हो तुम? थोड़ी हिम्मत रखो, बोलते हैं हिम्मत मर्दा मर्दा खुदा। थोड़ी हिम्मत होगी ना, वो बोलते हैं ना हिम्मत की तो कीमत होती है भाई, हिम्मत ही नहीं है तो उसकी क्या कीमत है ना। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल चीज, मतलब पावर एम्पलीफायर। कौन सा? पावर एम्पलीफायर। दोस्तों ये होता क्या है? तो दोस्तों जो हमारे इनपुट संकेत हैं, उन इनपुट संकेतों की किसको बढ़ाता है? ये पावर को बढ़ाता है। कहने का मतलब वोल्टेज और करंट दोनों को बढ़ाता है, अर्थात इसे हम क्या कहते हैं? पावर एम्पलीफायर। ये पावर एम्पलीफायर निवेशी संकेतों की शक्ति को बढ़ाने के लिए काम में क्या लेता है? तो सिस्टम में विद्यमान डीसी सप्लाई को काम में लेता है। क्लियर है कि नहीं है? तो दोस्तों किसी भी सिस्टम में, जैसे उदाहरण के तौर पर छोटा सा सिस्टम समझाओ, कि जो भी है यहां पर हमारा क्या लगा हुआ है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में हम जैसे ही कुछ बोलेंगे तो उसके आगे लगा होता है सबसे पहले वोल्टेज एम्पलीफायर, और फिर छोटे मोटे जुगाड़ लगे हुए होते हैं। तो वोल्टेज एम्पलीफायर शक्ति को जितनी ज़रूरत है उतनी बढ़ा नहीं पाता है, इसलिए किसी भी सिस्टम के अंत में एक युक्ति लगती है, और वो युक्ति कौन सी है? पावर एम्पलीफायर लगाई जाती है। तो किसी भी चीज़ हो, कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम के सबसे अंत में जो एम्पलीफायर होता है वो कौन सा होता है? पावर एम्पलीफायर होता है, जो संकेतों की शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। तभी हमको तेज आवाज़ सुनाई देती है। ये लाउड स्पीकर है कि नहीं है? हेलो हेलो 1 2 3, तो ये हेलो 1 2 3 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सबसे लास्ट स्टेज में काम में ले जाता है। तो ये छोटे संकेतों की बात कर रहा है कि लार्ज, बड़े, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर भी कहा जाता है। इसके लिए प्रवर्धन गुणांक का मान आदतन 20 से क्या होता है? 50 होता है, अर्थात वोल्टेज एम्पलीफायर की तुलना में प्रवर्धन गुणांक का मान यहाँ पर क्या होता है? कम होता है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखा भी, हाँ या ना? तो लिखो। लिखिए, वह एम्पलीफायर जो निवेशी संकेतों की शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है, कॉमा पावर एम्पलीफायर कहलाता है। अगली लाइन से लिखो, पावर एम्पलीफायर निवेशी संकेतों की शक्ति को बढ़ाने के लिए निवेशी संकेतों की शक्ति को बढ़ाने के लिए बायसिंग के लिए
प्रदान की गई डीसी सप्लाई का उपयोग करता है। भाई ये उपयोग करता है। आप भी जानते हो कि आप लोगों से कोई बोले कि बेटा चल खेत में काम कर, तो खेत में तुम काम करोगे जरूर, लेकिन जब तक कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दोगे तो काम कर पाओगे क्या? नहीं। तो हमको रोटी खाने से ऊर्जा मिल रही है, उसी का उपयोग ही तो खेत में काम करने के लिए कर रहे हैं। तो इसको जो बाइसिंग करने के लिए डीसी सप्लाई दे रहे हैं, उसी को काम में लेकर के ही तो संकेतों को बढ़ाएगा। अब ये तो है नहीं कि मुझे कुछ खाने पीने को दो नहीं और तुम काम ही करा दो एक दिन, तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। सही है कि नहीं है? तो इसको बाइसिंग के लिए क्या दी जाती है? डीसी सप्लाई। और उस डीसी सप्लाई का उपयोग किसके लिए करता है? वो शक्ति को बढ़ाने के लिए करता है। ओके, हाँ जी। तो ये कैसा सिग्नल है, कैसा एम्पलीफायर है? तो एक लार्ज सिग्नल, वृहद संकेत प्रवर्धक है। ओके, लिखो पावर एम्पलीफायर एक वृहद, वृहद का मतलब बड़ा, वृहद संकेत प्रवर्धक। एग्जाम में पूछ बैठता मेरे दोस्त, ठीक है ना? हाँ जी। तो क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर एक वृहद संकेत प्रवर्धक है। ठीक है। एक बात और लिख सकते हो कि इसके लिए प्रवर्धन गुणांक का मान वोल्टेज एम्पलीफायर की तुलना में क्या होता है? कम होता है। लिखो इसमें पावर एम्पलीफायर का प्रवर्धन गुणांक। आप प्रवर्धन गुणांक में लिखो तो ब्रैकेट में लिख लेना बीटा का मान कितना होता है? 20 से 50। प्रवर्धन गुणांक का मान वोल्टेज एम्पलीफायर से अधिक होता है। वोल्टेज एम्पलीफायर से अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक जानकारी किसकी थी? पावर एम्पलीफायर की, करंट एम्पलीफायर की, और कौन से एम्पलीफायर की? कौन सा एम्पलीफायर और वोल्टेज, करंट एंड पावर एम्पलीफायर। तीनों एम्पलीफायर के बारे में हमने लिखा। फटाफट से आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो ये जानकारी किसके बारे में थी मेरे दोस्तों? पावर एम्पलीफायर के संबंध में थी। और इससे आगे की चर्चा अगले वाले लेक्चर में करेंगे। पावर एम्पलीफायर्स के बारे में डिटेल में चर्चा, और अगले लेक्चर में लगभग हमारा एम्पलीफायर लगभग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर के लिए तो केवल इतना ही। सुनने के लिए थैंक यू। अभी होगी।